स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेनिथ करियर हब में। आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 2021 की परीक्षा में शामिल होने वाले क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए चलते देखते हैं वस्तुनिष्ठ व्याकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे जो है इसमें कौन सी संज्ञा है वो बताना है। तो इसका राइट जवाब है भाववाचक। बुढ़ापे से भाव का बोध हो रहा है, इसलिए कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो आपको पता होगा कि विशेषण के 4 भेद हैं। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया है, तो क्या इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया कि आपने क्या खाया है। तो इसका राइट जवाब है प्रश्नवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यत काल के कितने भेद हैं? यानी भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? तो भविष्यत काल ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट जवाब है दधि जोड़ उदन। दध्योदन का संधि विच्छेद है दधि जोड़ उदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी संप्रदान। इसमें जो को प्रयोग हुआ है वो संप्रदान कारक के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में कर्मधारय समास है। आपको बता दें कि द्वंद्व समास से क्या होता है? द्वंद्व समास जिसमें जैसे हो गया माता पिता, जिसमें कि डैश आता है, इस तरीके से ना, माता और डैश पिता, तो जिसमें डैश वाला आता है बीच में वो होता है द्वंद्व समास। और जिससे नकारात्मक बोध हो, यानी जिसमें न आ जाता, यानी उसको कहते हैं नई समास। और जो जिसमें संख्या यानी संख्या का बोध होता है, जिसमें संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज यानी उसमें 4 भुजा, यानी तो 4 आगे आ गया तो वो होता है द्विगु समास। लौह पुरुष यानी लोहे के समान पुरुष, तो ये कर्मधारय समास है। लौह पुरुष कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन में निर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी शोणित कैसे लिखा जाता है वो आपको ध्यान रखना है कि शोणित तालव्य श ओकार न हर्षिकार तो, यानी ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ए जो है वो ऐ में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है। प्यास से होठ सूख रहा था। मेरा बात सुनो। इसमें जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य वो है ऑप्शन नंबर ए, आपके दर्शन कब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हाथ साफ करने का
मुहावरे का अर्थ होता है चोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी हितैषी, ये चारों शब्द लिखा हुआ हितैषी, इस चारों में हितैषी जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी में वो सही शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट जवाब है इम। अंतिम में इम प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अष्टध्यायी में कौन सा समास है? देर पहले हमने आपको बताया था कि अष्टध्यायी यानी अष्ट मतलब 8, इसमें आगे में संख्या आ गया, जो संख्या वाला रहता है वो द्विगु समास होता है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे, जैसे वो क्वेश्चन था बुढ़ापे वाला, उसी प्रकार है पहनावे, तो ये भी कौन सा संज्ञा होगा? ये भी भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो प्रविशेषण जो है वो विशेषण की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें जो से है, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इसमें जो से है वो करण कारक का विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम का संधि विच्छेद है वी जोड़ आयाम, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है, बी जोड़ आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरव, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो नीरव का संधि विच्छेद है निह जोड़ रव, ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब है। नेक्स्ट है, आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, जन्म मरण में कौन सा समास है? ये बीच में देखिए डैश आ गया है, तो जो बीच में डैश आता है वो होता है द्वंद्व समास। तो जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस्तेज में ध्यान रखना है कि निस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट जवाब है, निस्तेज में निस उपसर्ग है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में पा प्रत्यय है, जो शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? उच्छ्वास जो इसमें लिखा हुआ है वो बताना कि इस चारों में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ये जो बी लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, उच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चारों ऑप्शन में चरमोत्कर्ष लिखा हुआ है, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसमें है वो सही शुद्ध लिखा हुआ है, चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसमें शब्द दिया हुआ था, इसमें एक वाक्य दिया हुआ है और बताना कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है, यह बालक कहाँ जा रहे हैं? यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बच्चा का क्या समाचार है? फूलों की एक माला ला दीजिए, लता 2 चिट्ठी लिखी। तो इसमें
जो ऑप्शन नंबर सी है, फूलों की एक माला ला दीजिए, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अक्ल का पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या होती है 11। नेक्स्ट है, व्यंजन वर्ण कितने हैं? यानी व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। यानी जो ओ आ ई ओ आ हर्षई दीर्घई होती है वो स्वर वर्ण है, और जो क ख च छ ये सब है ये व्यंजन वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम आपको बता दें कि आप नोट कर लें कि क का जो उच्चारण स्थान होता है, यानी क ख ग घ अंग, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। यानी कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, यानी च छ ज झ ञ, यानी चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। उसके बाद ट का आपको ध्यान रखना है, ट का मूर्धा, मूर्धा, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा, यानी ट ठ ड ढ न, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके बाद त का आपको ध्यान रखना है तदंत, त का दंत यानी दांत से इसका उच्चारण होता है। और प का उच्चारण स्थान ओठ है, आप इसको नोट कर लेंगे। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत, और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी ओठ होता है। आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, ककंठ, चतालु, टमूर्धा, तदंत, पवोष्ठ। बस ये 5, अगर 5 याद रखते हैं तो आपको 25 याद हो जाएगा। तो क का उच्चारण स्थान कहाँ है? क का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट है, स का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालव्य श, यानी नाम से भी पता चल रहा है, इसको पढ़ते हैं तालव्य श। तो तालव्य यानी तालु, तो तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, छ और तालव्य स वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो छ और तालव्य स वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट है, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान नासिका यानी नाक से इसका उच्चारण स्थान होता है म का। नेक्स्ट है, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न का उच्चारण स्थान नासिका यानी इसका भी उच्चारण स्थान नाक से होता है। नेक्स्ट है, उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44 है। नेक्स्ट है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है। ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल का उच्चारण स्थान दंत यानी दांत है। नेक्स्ट है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, यानी कंठ और तालु दोनों के संयोग से ए और ऐ का उच्चारण होता है। जो अंग पढ़ते हैं, यानी क ख ग घ अंग, आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, यानी 5वां जो होता है यानी पंचमाक्षर, उसका उच्चारण स्थान नासिका यानी नाक होता है। तो र का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। र का उच्चारण स्थान क्या है? तो र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। नेक्स्ट है,
मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान, यानी नाम से भी पता चलता है इसको क्या पढ़ते हैं, मूर्धन्य स, तो उच्चारण स्थान इसका मूर्धा है। हर्षही और दीर्घही वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो इस हर्षही और दीर्घही वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट है प और वो का उच्चारण स्थान क्या है, तो प और वो का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। नेक्स्ट है सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है, तो सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि सूरदास से व्यक्ति का किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है स्थिर कौन सी संज्ञा है, तो स्थिर से किसी भाव का बोध हो रहा है, इसलिए स्थिर भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है परवल, परवल कौन सी संज्ञा है, तो परवल जो है इससे पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो परवल जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है क्रूरता, क्रूरता कौन सी संज्ञा है, तो क्रूरता भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे किसी के भाव का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है तोषक, तोषक में कौन सी संज्ञा है, तो तोषक में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है झुंड, झुंड में कौन सी संज्ञा है, तो झुंड से पूरे समूह का बोध हो रहा है, तो झुंड समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा कौन सी संज्ञा है, तो गंगा किसी व्यक्ति विशेष यानी किसी खास चीज़ का नाम है, यानी एक नदी का नाम है, खास नदी का नाम है, तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है, तो जमशेदपुर भी किसी व्यक्ति विशेष यानी निश्चित स्थान से बोध हो रहा है, तो जमशेदपुर कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है मिठास कौन सी संज्ञा है, तो मिठास से भाव का पता चलता है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जवानी, जवानी कौन सी संज्ञा है, तो जवानी भी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है लकड़ी, लकड़ी कौन सी संज्ञा है, तो लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है सोना कौन सी संज्ञा है, तो सोना भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सभापति का स्त्रीलिंग रूप है सभानेत्री, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। नेक्स्ट है जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, तो जेठानी का पुल्लिंग होता है जेठ। नेक्स्ट है महारानी शब्द का पुल्लिंग क्या है, तो महारानी का पुल्लिंग है महाराजा। नेक्स्ट है नौकर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो नौकर का स्त्रीलिंग रूप है नौकरानी। नेक्स्ट है लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो लड़का का बहुवचन लड़के। नेक्स्ट है पोशाक का बहुवचन क्या होगा, तो पोशाक का बहुवचन होगा पोशाकें, ऑप्शन नंबर बी, पोशाक का बहुवचन पोशाकें। नेक्स्ट है वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, तो यह इसमें जो से है वह संबंध कारक का विभक्ति है। नेक्स्ट है घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, घर में कुत्ता भी शेर होता है, इसमें जो में प्रयोग हुआ घर में, इसमें जो में है वह अधिकरण कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिलें दी, यहाँ छात्राओं को कौन सा कारक है, यानी छात्राओं को इसमें जो को है उसमें कौन सा कारक है, तो इसमें जो को प्रयोग हुआ है वो संप्रदान कारक है।
नेक्स्ट है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें जो में प्रयोग हुआ है वो अधिकरण कारक का विभक्ति है। नेक्स्ट है मैंने राम को पुस्तकें दी। इस वाक्य में राम को यानी इसमें जो को प्रयोग हुआ है वह कौन सा कारक है? तो इसमें जो को प्रयोग हुआ है वह संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है मोहन घर पहुंच गया। इसमें पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें जो पहुंच गया यह संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट है नौकर बच्चे को चलाता है। नौकर बच्चे को चलाता है, यहाँ पर था मिसप्रिंट यानी गलती है। नौकर बच्चे को बुलाता है। इसमें या नौकर बच्चे को चलाता है वाक्य में चलाता है किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें जो चलाता यानी नौकर बच्चे को चलाता है, यहाँ पर सही होना चाहिए कि नौकर बच्चे को बुलाता है या उसको चलाता है यानी उसको सजेस्ट करता है। तो इस वाक्य में जो चलाता है किस प्रकार की क्रिया है? तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो चलाता है यानी सजेस्ट जो करा है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है। इस वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें जो पढ़कर प्रयोग हुआ है वह पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट है मोहन सोहन को लड़वाता है। मोहन सोहन को लड़वाता है। इस वाक्य में लड़वाता कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो लड़वाता प्रयोग हुआ है वह प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया बताना है, यानी पढ़ना पढ़वाना या फिर मांगना मंगवाना या फिर चलना चलवाना या फिर पढ़वाना मंगवाना चलवाना। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो पढ़वाना मंगवाना चलवाना, ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ऑप्शन है परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है। छात्र परिश्रम करता है और परीक्षा में सफल होता है। जो छात्र परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है। क्या परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल नहीं होता? इस चारों में जो मिश्र वाक्य है वह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है कि जो छात्र परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है। यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है क्या माँ के बिना बच्चा सोया नहीं रह सकता? माँ जागी रहती है और बच्चा सोया रहता है। माँ के सामने बच्चा रो रहा है। माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब है, यानी वो संयुक्त वाक्य है। माँ जागती रहती है और बच्चा सोया रहता है। संयुक्त वाक्य में आपको और लिखा हुआ यानी दो वर्ड को जोड़ने के लिए दो सेंटेंस यानी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए और का प्रयोग एंड का प्रयोग होता है, तो वो हम समझेंगे कि वो संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? उसने अपने मित्र का घर खरीदा। उस घर को खरीदने वाला उसका मित्र था। जिसने भी घर खरीदा वह उसका मित्र था। मित्र था जिसने घर खरीदा। जिसमें जो सरल वाक्य ऑप्शन नंबर ए उसने अपने मित्र का घर खरीदा, यह एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ऑप्शन है उसने अपने को नेता घोषित किया। उसने कहा कि मैं नेता हूँ। वह नेता है और अपने को नेता कहता है। क्या वह निर्दोष है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है उसने कहा कि मैं नेता हूँ,
यह एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नांकित वाक्यों में कर्मवाची कौन है? मोहन ठीक से पढ़ता है, मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, मोहन ठीक से पढ़ता ही नहीं, मोहन कभी पढ़ता ही नहीं। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, यह कर्मवाच्य है। नेक्स्ट है, मैं रोटी खाता हूँ, इस वाक्य में किस वाच्य में है? यानी यह जो वाक्य है वो किस वाच्य में है? तो मैं रोटी खाता हूँ यह कर्तृवाच्य में है। नेक्स्ट है, बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाच्य का उदाहरण है? बच्चों से खेला जाएगा, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। अनादि में कौन सा समास है? अनादि में नए तत्पुरुष समास है। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव, तो आपको ध्यान रखना है कि यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, पराधीन में कौन सा समास है? पराधीन में पर जोड़ अधीन यानी दूसरे के अधीन, तो पराधीन में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में भी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो चरित्र चित्रण यानी चरित्र का चित्रण, इसमें आपको ध्यान रखना है कि चरित्र चित्रण, इसमें बीच में डैश है तो द्वंद्व समास होना चाहिए, लेकिन नहीं, चरित्र चित्रण का मतलब है चरित्र का चित्रण, तो यह तत्पुरुष समास होगा। चरित्र चित्रण तत्पुरुष समास होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बीच में डैश है फिर भी ये तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जब इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा चरित्र का चित्रण, तो इसलिए चरित्र चित्रण तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है, काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद हैं। कौन कौन काल होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। नेक्स्ट है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान काल के 5 भेद हैं। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? तो भविष्यत काल के 3 भेद हैं। और भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको तत्सम तद्भव पता ही होगा। तत्सम कहते हैं वैसे शब्द जो संस्कृत के हुबहू शब्द ले लिए गए हैं उसको तत्सम कहते हैं, और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो पुत्र, चाय, कीमत, पलंग, इस चारों में आपको बताना है कि तद्भव कौन सा शब्द, तद्भव कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी यानी पलंग है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, कटोरा, कर्पूर, कबूतर और कोयला, इसमें तत्सम शब्द कौन है? यानी तत्सम शब्द संस्कृत के हुबहू शब्द ले लिए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है कर्पूर तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? ऑप्शन है समुद्र, बालक, चौरा, धीरे धीरे, तो इसमें अविकारी शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर डी धीरे धीरे है। इसमें जो धीरे धीरे है वो अविकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो आग को हम लोग यानी आग जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। अगर यही रहता अग्नि, तो अग्नि होता कौन सा? वो अग्नि होता तत्सम, लेकिन यहाँ दिया हुआ आग, तो आग तद्भव शब्द होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अंबुज, सत्याग्रह, देश या बलशाली। तो इसमें देश जो है
वो रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द जिसको टुकड़ा करने पर कोई शाब्दिक अर्थ नहीं देता, वो रूढ़ शब्द होता है। और इस रूढ़ शब्द यानी जिसको टुकड़ा करने पर कोई शाब्दिक अर्थ नहीं देता है। इसके बाद एक होता है यौगिक। यौगिक शब्द यानी वैसे शब्द जिसको टुकड़ा करने पर शाब्दिक अर्थ देते हैं। और एक होता है रूढ़ यौगिक और एक होता है योग रूढ़। तो योग रूढ़ होता है वैसे शब्द जिसका टुकड़ा करने पर अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर कुछ विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, वो होता है योग रूढ़ शब्द। तो इसमें जो देश है वो है रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ऑप्शन है रात्रि, मित्र, जलज, चंद्रशेखर और डी नंबर में छल, छबदम। तो इसमें जो जलज है वो योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि जलज और चंद्रशेखर ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कुछ विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो इसमें जलज और चंद्रशेखर यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? दूध, चाकू, आम्र और जल। इस चारों में चाकू जो है वो विदेशज शब्द है। नेक्स्ट आपको बताना है कि पंकज, जलज, पाठशाला और गणेश इस चारों में कौन सा यौगिक शब्द है? तो इसमें जो पाठशाला है वो यौगिक शब्द है, क्योंकि जब इसको हम अलग करेंगे पाठ जोड़ शाला, तो पाठ मतलब पढ़ने वाला, शाला मतलब घर, यानी जो पढ़ने का घर है उसे पाठशाला कहते हैं। यानी ये दोनों अपना अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। तो ये क्या पाठशाला इसमें यौगिक शब्द है। तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको पसंद आया, आपके लिए कुछ बेनिफिट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ बने रहें। हम नए वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।